मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग गई है। बैठक में प्रदेश की नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के मुताबिक प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 जून से 15 जून 2026 तक किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के A+ श्रेणी वाले तबादले 31 मई तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वयं के व्यय पर होने वाले तबादले, पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने और गंभीर बीमारी से जुड़े मामलों को सामान्य ट्रांसफर सीमा से बाहर रखा गया है। नई नीति के तहत जिला स्तर पर तबादले कलेक्टर प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से करेंगे, जबकि विभागीय तबादलों में प्रभारी मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि देखिए, न्याय के पुलिस, वन और प्रशासनिक सेवाओं को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है। गृह विभाग के लिए अलग ट्रांसफर व्यवस्था लागू की गई है। डीएसपी से नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड करेगा और साथ ही कोर्ट आदेश, लोकायुक्त मामलों और विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध अवधि के दौरान भी तबादले किए जा सकेंगे। वहीं सरकार ने विभागवार कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तबादलों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। 200 तक कर्मचारियों वाले विभागों में 20% तक तबादले किए जा सकेंगे, जबकि आपको बता दें जो बड़े विभाग हैं उनके लिए अलग अलग प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि नई तबादला नीति से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की समस्याओं का भी समाधान होगा। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या नई तबादला नीति वास्तव में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाएगी या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप को और मजबूत करेगी। इसी पर आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले ये बयान सुन लीजिए। तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। पूर्व वाली नीति अभी भी लागू है। 200 कर्मचारियों, 200 अधिकारी कर्मचारियों तक के विभाग को 20% और 200 से 1000 तक 20+, जो 200 से 800 है उसमें करीब 15% और उसके पश्चात 2000 तक, 1000 से 2000 के बीच में उनका अतिरिक्त जो गुणांक निकलेगा, जो जोड़ आएगी, उसको जोड़ते हुए 10% 1000 से 2000 में और 2000 से अधिक के विभागों में 5% के ट्रांसफर किए जाएंगे। जो सामान्य रूप से अति गंभीर बीमारी के और जो कैंसर, किडनी या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरित किए जाते हैं, उनका इसमें समावेश नहीं किया जाएगा। और पति पत्नी के स्थल स्थानांतरण, स्वयं की बीमारी, एक मुख्य ध्यान आप रखें कि इधर उधर पर रिश्तेदारों की या परिवारों की नहीं, स्वयं की बीमारी तथा निर्धारित सीमा में उनको बाहर रहेंगे। 2 चीज़ों को इस बार इसमें बाहर रखा है, क्योंकि कई ऐसे पति पत्नी के जो ट्रांसफ़र है या खुद स्वयं बीमार है, उन ट्रांसफ़र को इससे बाहर रखा गया है। बाकी सारे ट्रांसफ़र इसके अंदर समाहित किए जाएंगे। तो देखिए, आप सुन रहे थे, साफ तौर पर यहाँ पे उनका कहना था कि जो तबादला है उससे पारदर्शिता बढ़ेगी, व्यवस्थित होगा यहाँ पर पूरा माहौल, प्रक्रिया सही रहेगी और यही वजह है कि तबादला नीति को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। हालांकि देखिए, तमाम अब सवाल है जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी में छूट और शर्तें भी हैं। पुलिस और न्यायिक सेवाएं बाहर रहेंगी, इससे कुछ ऐसी भी शर्तें रखी गई हैं। आपको बता दें, आसान भाषा में इसको समझाते हैं, 1 जून से 15 जून 2026 तक ट्रांसफर किए जाने हैं, यानी सिर्फ 15 दिन की तय विंडो यहां पर होगी। हर विभाग को तय सीमा के अंदर ही तबादले करने होंगे, यह भी साफ तौर पर मेंशन कर दिया गया है। जैसे अब जिन विभागों में 200 कर्मचारी हैं, वहां अधिकतम 20% कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। और देखिए, इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मोहित गर्ग जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता यशवंत सिंह चंदेल हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार
संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी, यशवंत जी, संजय जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में। सबसे पहले यशवंत जी आपके पास आना चाहूंगी। यदि इस तबादला नीति से सब कुछ, सारी जो प्रक्रिया है वो बेहतर होने वाली है, मनमाने तरीके से तबादला नहीं होगा, यहाँ पर प्रक्रिया व्यवस्थित होगी, सरकार भी इसको कह रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, तो दिक्कत क्या है? पहले आपको और आपके समस्त व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। नमस्कार। देखिए, तबादला नीति हर साल तबादला नीति आती है। ये सरकार हर साल तबादला नीति लेके आती है। सर्वप्रथम 1980 में अर्जुन सिंह जी ने तबादला नीति लाई थी। उसके बाद ये तबादला नीति ये सरकार भी लगातार लेके आ रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है पारदर्शिता का, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफर होते हैं वो बिना फोन और फंड के नहीं होते। क्या ये सरकार ये इंश्योर करेगी कि इस बार बिना किसी पारदर्शिता के, बिना किसी फोन के, बिना किसी सिफारिश के काम हो पाएंगे? सरकार देखिए, अभी कर्मचारियों में सबसे बड़ा डर यही है कि योग्यता नहीं बल्कि पहुंच और पैसा काम करेगा। जिस तरह से कर्मचारियों में है, फिर दूसरा है कि जिन भी सबसे ज्यादा मनमानी हो रही है, जिन विभागों में सबसे ज्यादा मनमानी हो रही है, जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा है, पुलिस है, वन विभाग है, उनके कर्मचारियों को, मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि सबसे ज्यादा मनमानी और सबसे ज्यादा जो ठिया बना के रखे हैं, ये आपने और हम लोग ने कई बार सुना है कि यहाँ पर थानों की बोलियां लगती हैं। एक थाने में अगर एक टीआई को जाना हो तो करोड़ों रुपए वहां के मंत्री, प्रभारी मंत्री, विभागीय मंत्रियों को वहां पर ये इस तरह से बोलियां लगती हैं और बोली लग के वहां पर जो है तो उनको थाने अलॉट किए जाते हैं। तो क्या इस तबादला नीति पे इस चीज पे रोक रख सकती है क्या? और मेरा मानना है कि अगर ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है तो फिर इसमें जो है तो अनुमोदन, मंत्री का अनुमोदन, विभागीय अनुमोदन, ये सब शर्तें क्यों रखी गई हैं? पूरी तरह से आप ट्रांसपेरेंट चीजें रखिए, पूरा ऑनलाइन चीजें रखिए। लोग मोहित जी सवाल का जवाब दीजिएगा साफ तौर पर। उनका, यशवंत जी का कहना है कि क्या सरकार ये गारंटी दे सकती है कि पसंदीदा पोस्टिंग पर यहाँ उसका जो खेल है वो खत्म होगा, पसंदीदा पोस्टिंग नहीं होगी? देखिए, संवेदनशीलता के लिए माने जाने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पुनः संवेदनशीलता दिखाते हुए जो तबादला नीति बनाई है उसमें उसका सभी कर्मचारी संगठनों ने भी स्वागत किया है। और इसमें आप देखें कि जैसे पति पत्नी को संभव जितना होगा उतना उनको एक स्थान पर रखा जाएगा। मान लीजिए पत्नी की या पति के लिए उस शहर में या उस जिले में, उस क्षेत्र में पद नहीं है तो एक अलग बात है। और जितने भी बीमार, अति गंभीर रूप से बीमार लोग हैं उनके लिए तबादलों में विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अगर उनमें ऐसी स्थिति है तो तबादला नहीं किया जाए। अब मैं यशवंत जी के बात पर आता हूं। जो ये संख्या बल की बात कर रहे हैं, मैं इनको दो चार उदाहरण देता हूं। जब इनकी अभी ताजा कुछ वर्षों पहले 2019 में जब इनकी सरकार थी, तब इन्होंने एक दिन में विदिशा में 3 कलेक्टर बदले, एक दिन में रायसेन में 3 जिला शिक्षा अधिकारी बदले, कुल प्रदेश में 400 आईएएस अधिकारी इन्होंने 600 ट्रांसफर किए, 15,000 ट्रांसफर इन्होंने 168 दिन में किए, 44,000 शिक्षकों के ट्रांसफर किए। तो इसलिए तबादला उद्योग जैसा शब्द आया प्रचलन में। तबादला उद्योग का नाम तभी आया जब आपने थोकबंद तबादले किए। और सबसे ज्यादा तबादले पीएचई विभाग में हुए, जहां के मंत्री श्री सुखदेव पांसे जी थे, जो कि कमलनाथ जी के बड़े विश्वस्त माने जाते थे और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी भी थे। तो कम से कम इनको अपना इतिहास भी ध्यान रखना चाहिए। और जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। और 15 दिन की विंडो सिर्फ ट्रांसफर को प्रोसेस करने के लिए है। ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है उसकी विंडो ओपन है, जो 31 मई को बंद होगी। तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 29-30 दिनों का टोटल विंडो है। पहले क्या होता था कि ट्रांसफर की एप्लीकेशन भी चलती रहती थी और ट्रांसफर की प्रोसेस भी चलती रहती थी, तो दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो उससे बचने के लिए सरकार ने 15 दिन पहले विंडो दी है, आप अप्लाई करिए। और उस पर जो अनुशंसा की बात कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद कहीं तो उसकी जांच परख होगी ना, उस पर विचार विमर्श होगा ना। तो चूंकि प्रभारी मंत्री अपने जिलों में लगातार प्रवास करते हैं, लगातार वहां पे जाते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, शासकीय कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो उनका संपर्क अधिकारियों से, कर्मचारियों से बना रहता है। तो वहां पर इसलिए उनका अनुमोदन रखा गया है क्योंकि उनको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी है। जैसे मान लीजिए किसी को स्वास्थ्य के आधार पर ट्रांसफर कराना है तो उसने पहले से उनसे संपर्क किया हुआ है, मगर चूंकि इन पर रोक लगी हुई थी तबादलों पे, इसलिए तबादले नहीं हो पा रहे थे। अब जैसे ही रोक हटेगी तो मान लीजिए व्यक्ति पहले से संपर्क में है तो दोबारा उनको उनके
संज्ञान में मामला लेकर आके उस कार्रवाई को संपन्न किया सकता है। तो इसलिए जो प्रभारी मंत्रियों को शामिल किया गया है उसका कारण यह है कि वो लगातार उस जिले के लोगों से, कर्मचारियों, अधिकारियों से संपर्क में है। बिल्कुल यशवंत जी, देखिए साफ तौर पर उन्होंने अपना पक्ष रख दिया और उनका यह भी कहना है कि जब आपकी सरकार थी तब भी तो तबादलों पर आरोप लगते ही थे, तो आपका नया मॉडल क्या है इसमें? देखिए, मोहित जी ने तो बहुत बातें रखी, लेकिन उन्होंने इस जो पारदर्शिता है इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो अभी फंड और फोन से जो प्रमोशन होते हैं वो उस पर रोक लगा पाएंगे कि नहीं रोक लगा पाएंगे, उस पर उन्होंने बात नहीं की है। देखिए, अभी कर्मचारी अब 1 से 15 दिन तक का टाइम दिया है। अभी देखिएगा, अब जितने भी कर्मचारी हैं ये सब अपनी अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए मंत्री और अधिकारियों के बीच में ये उनके आगे पीछे ये घूमना चालू कर देंगे। और यहाँ पर जो भी दलाल एक्टिव है ये दलाल पूरी तरह से दलाली करना, इस पे काम करना चालू कर देंगे। और ये लगातार, हम ये आज से नहीं, ये कई सालों से ये प्रक्रिया हम ये लगातार ये भाजपा शासन काल में ये देखते आ रहे हैं। मेरा तो सीधा सीधा इनसे पूछना है कि ये जो थानों की जो बोली लगती है, जो आपके थानों के, आपके यहाँ पर बड़े बड़े थानों की बोली लगती है कि इस थाने में फलाना टीआई ही जाएगा, फलाना ही जाएगा, तो क्या इस चीज पर आप रोक लगा पाएंगे? दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सरकार ये बताएगी कि जो खाली पद पड़े हुए हैं केवल ट्रांसफर बस से, इतने खाली पद पड़े हुए हैं, उन खाली पदों को आप कब भरेंगे? तो क्या चाहते हैं विपक्ष, क्या चाहता है मुझे बताइए यशवंत जी, की पूरी तरह से राजनीतिक जितनी भी दखल है वो सभी को खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल, मेरी विपक्ष ये चाहता है कि एक पारदर्शी प्रक्रिया हो, ऑनलाइन प्रक्रिया हो, और ऑनलाइन में जिसको जहां पर म्यूचुअल अगर ट्रांसफर लेना है, अगर उनको स्वैच्छिक ट्रांसफर लेना है, हाँ, तो वहां पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपना आवेदन करें। उसमें किसी भी प्रकार का, यशवंत जी का साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पे हो और नीति इतनी ही पारदर्शी है, तो फिर तबादले में प्रभारी मंत्री की मंजूरी की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जैसे यशवंत जी ने कहा कि म्यूचुअली, मान लीजिए मैं और मेरे सामने कोई दूसरा व्यक्ति है, जैसे उसे बैतूल से भोपाल आना है, मुझे भोपाल से बैतूल जाना है, हम दोनों ने आपस में बात कर ली, अप्लाई कर दिया, तो फिर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो ऐसे एक एक आदमी सामने वाला काउंटर पार्ट ढूंढ ले तो तबादले की जरूरत ही नहीं है, प्रशासन की जरूरत ही नहीं है, तो आपस में ही सब निपट जाएगा मामला। तो ये बड़ा हास्यास्पद, बड़ा अजीब टाइप का उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बट एनीवेज, मगर मैं इनसे खाली ये पूछना चाहता हूं कि जो बार बार बात कर रहे हैं बोली लगने की, ये आपके जमाने में ये सब चीजें हुआ करती थी, हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई, बल्कि गृह विभाग तो मुख्यमंत्री जी के पास है इस समय। और जो आप बड़े विभागों की बात कर रहे हैं, बड़े विभागों को इसलिए दूर रखा गया है कि बड़े विभागों में लगातार बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस आती हैं और सबका एक दायरा तय कर दिया है कि 200 अगर मान लीजिए आपके विभाग में 200 लोग कार्यरत हैं तो 20%, आपके विभाग में 2000 से अधिक लोग कार्यरत हैं तो 5% से ऊपर लोगों का तबादला नहीं होगा। तो ये संख्या इसलिए दी गई है कि बड़ी संख्या में तबादले, जो तबादला उद्योग में हुआ करते थे 159 दिन में, 165 दिन में 15,000 तबादले, वो स्थिति ना बने। और बड़े विभागों को इसलिए दूर रखा गया है और उनको स्वायत्ता भी दी गई है कि जीएडी जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है उससे समन्वय करके वो अपनी नीति अलग से बना सकते हैं और अपनी तबादले की जो सूची है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये प्रशासनिक कसावट और प्रशासन में स्वायत्ता दी गई है। ऐसा नहीं कि पूरा कंट्रोल मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में रखा है जैसा कि कमलनाथ जी की सरकार में हुआ करता था। तो आपको भारतीय जनता पार्टी, और जहां तक देखिए कर्मचारियों का जो रुख है वो आपको चुनाव में भी दिखता है। जब 2019 में चुनाव हुआ तो लगभग 48 और 52 का फर्क था कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट में। बट जब अभी 2023-24 में चुनाव हुए तो आपको 15% के आसपास पोस्टल बैलेट मिले, 85% हमको मिले। यह बताता है कि कर्मचारी सरकार की नीति, नियत और कार्यप्रणाली से खुश हैं, तभी उन्होंने हमें वोट दिया है। तो ये और 22 साल से हमारी लगातार सरकार है, 22 साल से जनता में कर्मचारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो हमें लगातार 22 साल से शासन करने के लिए जनादेश शासन जनता ने अधिकारी कर्मचारियों के वोट ने हमको दिया है, इसलिए हम लगातार बने हुए हैं। और आपको जो जनादेश मिला था तो उसके बाद साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे सिर्फ सरकार को घेरने के लिए और कह सकते हैं कि विरोध करने के लिए ही इस नीति पर सवाल उठाए जा रहे, क्योंकि जनता तो खुश है उनकी योजनाओं से, तभी तो इतने लंबे समय से सरकार चल रही है उनकी। देखिए, सरकार किस तरह से चल रही है आप और हम सब जान रहे हैं। अगर ये लाडली बहना और ये स्कीम नहीं आई होती तो आज इनकी सरकार। और जहां तक मोहित जी ने कहा कि कर्मचारी, हमें बहुत कर्मचारियों का हमको बहुत आशीर्वाद प्राप्त है, तो मोहित जी को पता होना चाहिए कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था, यशवंत जी, स्कीम तो उन्हीं की तरफ से लाई गई है ना। हाँ जी, बोलिए।
जब मैं बता रहा हूं, उनका जवाब दे रहा हूं कि जब विधानसभा चुनाव हुए और उसमें सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती चालू हुई थी, और उस बैलेट पेपर जो है, ये जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं जिनकी यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, ये उन्हीं के द्वारा बैलेट पेपर से मतदान किया जाता है, और उस बैलेट पेपर में कांग्रेस जीती थी बैलेट पेपर में। तो ये मोहित जी ना कहे, कर्मचारियों का विश्वास इन्होंने खो दिया है। जिस तरह से यहाँ पर पैसों का लेन देन चलता है, मंत्रियों के घर पे लेन देन चलता है, यहाँ पर जो दलाल एक्टिव हो जाते हैं इस ट्रांसफर उद्योग के लिए, इस पर ये क्या काम कर रहे हैं, इस पर ये इस चीज को नहीं बता रहे हैं। और मेरा इनसे, मोहित जी से दूसरा ये प्रश्न है कि जो पद खाली पड़े हुए हैं, जो इतने पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों का क्या करेंगे आप? उन पदों को कब तक भरेंगे आप? केवल ट्रांसफर बस से ही काम नहीं चलता है। जब तक वो खाली पद नहीं भरेंगे तब तक शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। तो उन खाली पदों के बारे में आपका क्या कहना है? और विभागों में जिस तरह से मनमानियां चल रही हैं, जिस तरह से, और राज्य अभी आपने देखा कि इसमें बताया गया है कि प्रभारी मंत्री अपने जिला स्तर के लोगों, अपने जिला के स्तर में प्रभारी मंत्री करेंगे, और राज्य स्तर में अगर है तो वहां का विभागीय मंत्री करेगा। तो भाई, अगर जिला के स्तर में अगर प्रभारी मंत्री को ही करना है जिला के स्तर में, तो उनको सीधे से लोगों को बुला के और उनसे पूछ के उनको पोस्टिंग दे दें। उसमें मंत्री, उस फाइल में मंत्री की टीप लगाने का, मंत्री का अनुमोदन करने का, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ। और आपने, मोहित जी ने एक बोला कि क्राइटेरिया फिक्स है कि इसमें 20% ट्रांसफर होंगे, इसमें 5% होंगे। वो इसलिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि जो जितना देगा उसको उसके मन मुताबिक पद मिलेगा, उसके मन मुताबिक पोस्टिंग मिलेगी। अगर उसमें पोस्टिंग का जो रेट बढ़ाने के लिए यहाँ पर वो क्राइटेरिया इस सरकार द्वारा फिक्स किया गया है। मोहित जी, पसंद नापसंद के हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी क्या? निष्पक्षता और जो पारदर्शिता की बात यहाँ पे हो रही है, वो जो सरकार है वो क्या इस चीज को लेकर गारंटी देते हुए नजर आती है? यशवंत जी का तो यही सवाल है। देखिए, हमने संख्या की सीमा को सीमित किया, वो ठीक नहीं है। आपने 165 दिन में असंख्य ट्रांसफर किए, 15,000 ट्रांसफर आपने अधिकारी कर्मचारियों के किए, 44,000 ट्रांसफर आपने शिक्षकों के किए, वो ठीक था वहां। अच्छा, आप बताइए कि 15,000 ट्रांसफर हुए पूरे साल भर में, 18 महीने की सरकार में, वहां पर क्या क्राइटेरिया था ट्रांसफर का? तो जो प्रभारी मंत्री जी पर ये बार बार आक्षेप लगा रहे हैं, प्रभारी मंत्री आपके यहाँ की तरह नहीं जाते थे खाली फीता काटने के लिए। हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री जी को नियम से एक महीने में 4 बार जाना आवश्यक होता है अपने प्रभार के जिले में, और लगातार वो वहां जाकर सबसे पहले अधिकारियों की बैठक लेते हैं, अलग अलग विभागों की लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, वहां पर क्या कमी है, क्या करने की आवश्यकता है, क्या किया जा रहा है, उसकी जानकारी लेते हैं। तो वो हमेशा उस जिले के बारे में सूचित रहते हैं। तो चूंकि वो वहां पर लगातार संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनकी अनुशंसा रखी गई है कि उनको पता है कि जिस क्षेत्र के प्रभारी हैं वहां पर कौन सही काम कर रहा है, किसको हटाने की आवश्यकता है, किसको रखने की आवश्यकता है। इसलिए उनकी अनुशंसा की जाए, अनुशंसा पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद वो विभाग में आएगा। यशवंत जी, भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पे प्रभारी मंत्री की। यदि उनकी भूमिका यहाँ पे हटा दी जाती है तो फिर जवाबदेही उसकी कौन लेगा? कुछ सोच समझ के ही इसको सेट किया गया वहां पे। निसंदेह प्रभारी मंत्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी भूमिका पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर आपको जिले के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, आपको ये अधिकार शासन के द्वारा मिला गया है, तो आप वहां पर एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइए। प्रभारी मंत्री किसके इस पे क्या टीप लगाते हैं, सीधे तौर पर बताइए, ये पारदर्शी प्रक्रिया जो आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से ये प्रक्रिया कैसी होगी, बताइए जरा। मेरे हिसाब से ये जिला लेवल पर ये ऑनलाइन एक पोर्टल बने, जहां पर जो जो जगह खाली है, पहले तो वहां पर जो म्यूचुअल, अगर वहां पर कोई जाना चाह रहा है, वहां पर अगर कोई आवेदन करना चाह रहा है तो उसको वहां पर पोस्टिंग मिल जाए। इसके बाद प्रशासनिक नियुक्ति, वहां पर जो भी कलेक्टर और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहां पर अगर वहां पर उनको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अपनी उस प्रशासनिक नियुक्ति को वहां पर, लेकिन ये जो भी प्रक्रिया हो, ये पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ में हो, आम जनता, आम नागरिक इस प्रक्रिया को देख सके। कर्मचारियों के मन में अभी जो ये संशय है कि जो जितना पैसा देगा उसका ही वहां पर ट्रांसफर होगा, इस संशय को खत्म किया जाए। बोलिए। आपके शासन में 18 महीने में एक अधिकारी के 7-7 बार ट्रांसफर हुए। यह हालत थी कि कर्मचारी अधिकारी भय के माहौल में काम कर रहे थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिस क्षेत्र में, जिस पद पर हम काम कर रहे हैं, कितने दिन, महीने, साल छोड़ दीजिए, कितने दिन हम इस पद पर काम कर पाएंगे। तो चूंकि उनको इस बात की गारंटी नहीं थी कि हमको जिस जगह पर ट्रांसफर किया गया है वहां पर हम कितने दिन काम कर पाएंगे, चूंकि उनको यह नहीं पता था कि पीछे से जो आदमी पैसा देगा वो हमारे पद पर आ जाएगा, हमको कहीं और जाना पड़ेगा। तो इसके उदाहरण आपके यहां बहुत उदाहरण मिलते हैं 18 महीने की सरकार में।
और आपने किसी व्यक्ति को आपने एक बार ट्रांसफर किया, मान लीजिए कि वो आपको लगा कि ये उचित काम नहीं कर रहा, आप उसको ट्रांसफर कहीं और कर दीजिए, बिल्कुल आपका अधिकार है। मगर आप लगातार साल भर ट्रांसफर कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को 18 महीने में 7 बार घुमा रहे हैं आप प्रदेश में, यहां से वहां, उस जिले से उस जिला, उस जिले से उस जिला। क्या कारण था इसका? और या तो आपके मंत्री या आपके जो समय अधिकारी जिनको भी आपने अधिकार दिया होगा ट्रांसफर करने का, या तो उनमें इतना मादा नहीं था कि वो सही व्यक्ति को चुने। आप बार बार एक एक व्यक्ति को साल 18 महीने में 7 बार ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे काम करेगा वो? इसलिए आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी इतनी लचर और इतनी ढीली हो गई थी कि अराजकता का माहौल फैल गया था पूरे प्रदेश में। और इसीलिए जब दोबारा चुनाव हुए तो आपकी पार्टी की क्या स्थिति हुई ये सबके सामने है। यशवंत जी, मोहित जी ने अभी हमारे कमलनाथ जी की सरकार के ट्रांसफर की बात की। मोहित जी, एक्चुअली आपको पता होगा कि जब कोई भी सरकार आती है, और लंबे समय से यहाँ पर भाजपा की सरकार बैठी हुई थी, यहाँ पर आपके जो अधिकारी, जो घाघ कर्मचारी, जिनको घाघ कहा जाता है, उन्होंने अपना गढ़ बना लिया था। उन्होंने लेन देन की व्यवस्था ऐसी मजबूत कर ली थी उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, क्योंकि हमको वहां पर कुछ उसको तोड़ना था, वहां पर हमको अपना शासन चलाना था। इसके लिए वहां पर जब कोई नई सरकार आती है तो उस सरकार में वो वहां पर फेरबदल करती है, कर्मचारियों को यहां से वहां करती है। जब वो होते हैं तभी वो अपनी योजनाओं को लोगों के पास पहुंचा पाती है और अपना काम प्रभावी ढंग से कर पाती है। इसलिए हमारी सरकार ने एक नियम के मुताबिक एक ट्रांसफर किया, लेकिन आपके तरह नहीं कि वो मंत्रियों के पीछे भागे। वहां पर आपने देखा होगा कि शिक्षकों की, कमलनाथ जी के टाइम पे शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया हुई और उस प्रक्रिया में मतलब आज तक की बेस्ट प्रक्रिया थी। किसी भी एक आदमी, एक भी शिक्षक को 1 रुपए नहीं देना पड़ा। उसकी जहां पर नियुक्ति थी, उसको जहां पर उसकी इच्छा थी, किसी की भी सरकार रही हो यशवंत जी, मोहित जी, कोई भी प्रक्रिया इतनी पारदर्शी तो नहीं होती। इतनी पारदर्शी होती तो तमाम जो मामले निकलकर सामने आते हैं वो उजागर नहीं होते। बहरहाल मोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जो अभी आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे और कमलनाथ जी ने जब, अच्छा मुझे इस बात का एक जवाब दे दीजिए कि आपने विदिशा में एक दिन में 3 कलेक्टर बदले, क्या कारण था? आपने गलती से किसी को पदस्थ कर दिया, कोई बात नहीं, आपने उनको शाम तक हटा दिया, फिर दोपहर में दूसरे को पदस्थ किया, फिर आपने हटा दिया, रात में तीसरा अधिकारी बन गया। तो ऐसी गलती या तो आपके मंत्रीगण कर रहे थे या कमलनाथ जी कर रहे थे या जो और अच्छा बताइए, आप बिल्कुल आपका अधिकार है, जब आपकी सरकार बनी तो आपको उसमें आमूल परिवर्तन करना था, बिल्कुल आप करिए। मगर 400 आईएएस है मध्य प्रदेश में और आपने 600 आईएएस के ट्रांसफर कर दिए। इससे पता चलता है तो आप मतलब या तो फिर आपको इंपोर्ट करना चाहिए था दूसरे प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से दूसरा आईपीएस अधिकारी मंगा लेते आप। तो जो आपके पास लोग हैं वो किसी, जो भी अधिकारी, यही तो दिक्कत है कांग्रेस के साथ, ये अधिकारियों को मान लेते हैं कि वो पार्टी का काम करते हैं। अधिकारी अपना काम करते हैं, सरकार आज हमारी है, कल किसी और की हो सकती है, परसों किसी और की हो सकती है, अधिकारी वहीं रहेंगे जब तक कि उनकी सेवा है, सेवानिवृत्ति के बाद नया अधिकारी आ जाएगा। तो आप ये क्यों मान के चलते हैं कि अधिकारी किसी पार्टी का काम करता है? अधिकारी पार्टी का काम नहीं करता, जो शासन प्रशासन की नीतियां बनती है उस नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उसको रखा जाता है, ना कि किसी पार्टी का काम करने के लिए। अगर आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में जो आप नीति लेकर आए थे उसका प्रचार, उसका जो क्रियान्वयन वो उस समय के अधिकारी कर रहे थे। तो आज जो आपके आगे अधिकारी थे, हमारे आज भी अधिकारी उन पदों पर काम कर रहे हैं। हमने तो आने के बाद पूरा परिवर्तन नहीं किया, हमने 600 ट्रांसफर तो नहीं किए। जिसकी भी सरकार हो, यहाँ पे ये सरकार बनी है तो वो अपनी नीति को इस तरह से लागू करते हुए नजर आ रही है। आपकी सरकार थी तो आप अलग तरीके से इस नीति को लागू करते हुए नजर आते। तो सबका अपना अपना यहाँ पे मॉडल था। पारदर्शिता की परिभाषा उनकी ये है, आपकी ये है, बोलिए। अभी आपने मोहित जी ने बात की कि कर्मचारी जो है, तो बिल्कुल कर्मचारी शासन के होते हैं, आदेशानुसार काम करते हैं। लेकिन मैं कुछ खाद्य कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। जैसे इनके टाइम पे आप लोगों ने नाम सुना हो इकबाल बैस जी का। इकबाल बैस जी एक ऐसे मुख्य सचिव जी थे जो कि शिवराज सिंह के आंख कान नाक वो सब वही थे। मतलब वहां पर कुछ भी होता था तो वो पूरी बिना इकबाल बैस जी के फाइल ओके किए हुए वो फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। तो अगर कोई दूसरी सरकार आ रही है, उस सरकार को अपनी नीतियों को लागू करना है, वहां पर नई योजनाएं बनानी है, तो उनको नए ढंग से नया सेटअप करना पड़ता है और नए कर्मचारी और अधिकारियों को जो अच्छे माइंडेड कर्मचारी अपने ढंग से लागू करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, यशवंत जी, आप दोनों का हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।